नमस्कार। आज की कहानी में आपका स्वागत है। आज हम चल रहे हैं आर के नारायण की दुनिया में, मालगुडी की गलियों में, और उनकी एक बहुत ही मार्मिक कहानी धंधे के बिना की गहराइयों में उतरेंगे। ये कहानी है रामाराव की, एक ऐसा आदमी जिसका बसा बसाया कारोबार एक झटके में खत्म हो जाता है। और ये कहानी सिर्फ उसके कारोबार के खत्म होने की नहीं है, ये इस बात की पड़ताल करती है कि जब जिंदगी हमारे हाथ से फिसलने लगती है तो इंसान क्या करता है। हाँ, वो मेहनत पर भरोसा करता है या फिर किसी चमत्कार के सहारे जीने लगता है। बिल्कुल, रामाराव की कहानी हमें इन्हीं सवालों के बीच ले जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में रामाराव एक बहुत ही सफल एजेंट है। उसकी जिंदगी एकदम परफेक्ट लगती है। हाँ, मालगुडी के एक्सटेंशन में एक शानदार बंगला, बीवी बच्चे, सब कुछ था। वो तो एक कार खरीदने की भी सोच रहा था। सब कुछ उसकी मुट्ठी में लगता था। बिल्कुल, यही तो कहानी का सार है। क्योंकि कंट्रोल एक भ्रम था। अचानक उसकी ग्रामोफोन कंपनी वो बंद हो जाती है। और वजह भी कोई स्थानीय नहीं थी। नहीं, वजह हजारों मील दूर थी। लाहौर का कोई बैंक डूब गया, बम्बई में मालिक की मौत हो गई, और इसका सीधा असर मालगुडी में बैठे रामाराव पर पड़ा। ये सोचना भी कितना अजीब लगता है कि कैसे हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सही बात है। और फिर शुरू होता है अर्श से फर्श पर आने का सफर। बैंक में रखे पैसे, शेयर, सब कुछ तेजी से खत्म होने लगता है। परिवार को अपनी पूरी लाइफस्टाइल बदलनी पड़ती है। नौकर रसोइये को निकाल दिया जाता है, बच्चों का स्कूल बदल जाता है, और वो बड़ा बंगला छोड़कर एक छोटे से घर में जाना पड़ता है। और यहाँ से रामाराव की असली लड़ाई शुरू होती है, नौकरी की तलाश। 40 की उम्र में जब कोई हमेशा अपना बॉस रहा हो, उसके लिए नौकरी मांगना कितना मुश्किल होता है। कहानी में बताया है कि उसका तरीका भी व्यापारियों जैसा था। वो दफ्तर में जाकर कहता, सर मेरा व्यापार डूब गया है, कोई काम दे सके तो मेहरबानी होगी। और ये काम नहीं करता। लोग सहानुभूति तो दिखाते हैं पर नौकरी नहीं देते। और इस नाकामी का सबसे गहरा असर घर पर पड़ता था। वो शाम वाला दृश्य बहुत ही मार्मिक है। हाँ, जब वो शाम को घर लौटता तो उसकी पत्नी और बच्चे दरवाजे पर उम्मीद भरी नजरों से उसका इंतजार करते थे। और बस उसका चेहरा देखते ही समझ जाते थे कि आज भी कुछ नहीं हुआ। वो जो खामोशी होती होगी घर में, वो खामोशी सबसे ज्यादा चुभती है। पत्नी जो कभी क्लब जाती थी, अब सारा दिन रसोई में एक ही कपड़े में गुजार देती। बच्चों के पास खेलने की जगह नहीं थी। ये सिर्फ पैसों की तंगी नहीं थी, ये आत्मसम्मान का खत्म होना था। बिल्कुल। और इसी निराशा के बीच उसे एक झूठी उम्मीद मिलती है। द कैप्टन पत्रिका। हाँ, द कैप्टन, जिसमें होती हैं वर्क पहेलियां, और इनाम था 4000 रुपए। ये उसके लिए एक उम्मीद की किरण जैसा था। और यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक मोड़ लेती है। वो नौकरी की तलाश और बाकी सब कुछ छोड़कर इन पहेलियों में डूब जाता है। ऐसा क्यों? क्या ये सिर्फ पैसों का लालच था? मुझे नहीं लगता ये सिर्फ लालच था। एक तरह से देखें तो वर्क पहेली एक छोटी सी कंट्रोल्ड दुनिया है ना? कंट्रोल दुनिया मतलब वहाँ हर सवाल का एक सही जवाब होता है, एक निश्चितता होती है। रामाराव की असली जिंदगी तो उसके हाथ से निकल चुकी थी, वो बेबस था, तो वो इस पहेली की दुनिया में कंट्रोल खोजने की कोशिश कर रहा था। वाह, ये तो बहुत गहरा विश्लेषण है। वो असल जिंदगी की उलझनों से भागकर शब्दों की इस दुनिया में पनाह ले रहा था। बिल्कुल। टैलो या फॉलो, सैड या मैड, ये उसके लिए जिंदगी और मौत के सवाल बन जाते थे। ये एक तरह का जुआ था जिसमें वो हर हफ्ते कुछ पैसे लगाकर अपनी किस्मत आजमाता था। और वो नतीजों का कितनी बेसब्री से इंतजार करता था। अखबार वाले से मिन्नतें करता कि पत्रिका का नया अंक बिना पैसे दिए देखने दे। हाँ, और वादा करता इनाम मिलेगा तो 3 साल के लिए ग्राहक बन जाऊंगा। लेकिन हर बार नतीजा वही होता, इनाम किसी और को मिलता। आशा और निराशा का ये खेल उसे मानसिक तौर पर पूरी तरह से बिखेर रहा था। वो चिड़चिड़ा हो गया था, घर पर किसी से बात नहीं करता था। यहाँ तक कि पहेलियों के लिए अपनी पत्नी से झगड़ा भी करने लगा था। और फिर जुनून अपनी इंतहा पर पहुंचता है। पत्रिका 8000 रुपए के एक विशेष पुरस्कार की घोषणा करती है। ये रामाराव के लिए जैसे एक आखिरी मौका था। इस बार उसे 4 प्रविष्टियां भेजनी थी, जिसके लिए 5 रुपए चाहिए थे। 5 रुपए, जो उस परिवार के एक हफ्ते का खर्च था। और यहीं कहानीकार हमें सीधे रामाराव के दिमाग के अंदर ले जाते हैं। एक पहेली थी, कुछ लोग निराशा से बचने के लिए ये करते हैं। और विकल्प थे, होप मतलब आशा, डोप मतलब नशा, या रोप मतलब रस्सी। ये सिर्फ एक पहेली नहीं थी, ये उसकी अपनी जिंदगी की हकीकत बन गई थी। वो खुद होप का सहारा ले रहा था। ये पहेलियां उसके लिए डोप बन चुकी थीं। और अगर ये भी काम नहीं आया तो तीसरा विकल्प भी था, और वही हुआ जिसका डर था।
नतीजा आया और उसका हर एक जवाब गलत निकला। बस वो आखिरी तिनका भी टूट गया। उसे लगा कि अब जीने का कोई मकसद नहीं है। वो घर जाने के बजाय सीधा रेलवे स्टेशन की तरफ चल देता है। हाँ, वो फैसला कर चुका था कि वो अपनी जिंदगी खत्म कर देगा। वो अंधेरे में जाकर पटरी पर लेट जाता है और त्रिचनापल्ली से आने वाली ट्रेन का इंतजार करता है। ये कहानी का सबसे तनावपूर्ण क्षण है। वो बस ट्रेन की गड़गड़ाहट का इंतजार कर रहा है, लेकिन ट्रेन नहीं आती। बहुत देर हो जाती है, कोई आवाज नहीं। थककर वो उठता है और स्टेशन वापस जाता है ये देखने कि आखिर हुआ क्या। और वहां उसे पता चलता है कि 3 स्टेशन पहले एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई है और सारी ट्रेनें 3 घंटे लेट हैं। ये कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है, एक बाहरी आकस्मिक घटना। बिल्कुल, एक डिरेलमेंट जिस पर रामाराव का कोई कंट्रोल नहीं था, वो उसकी जान बचा लेती है। जिस बाहरी दुनिया ने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी, उसी दुनिया की एक और घटना उसे एक और मौका देती है। और उस पल उसे एहसास होता है, वो चिल्लाता है भगवान तुम बड़े दयालु हो, और घर लौट आता है। जब वो आधी रात को घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी घबराई हुई सड़क पर उसका इंतजार कर रही होती है। उसे देखकर उसकी जान में जान आती है और फिर वो एक खबर देती है। वो खबर जो सब कुछ बदल देती है। उनके एक्सटेंशन वाले बंगले का किराएदार उसे खरीदना चाहता है। हाँ, और अच्छे पैसे देने को तैयार है। एक वास्तविक अफसर जो उस पहेली के काल्पनिक इनाम के बिल्कुल उलट था। उन्हें 4,500 रुपए मिल सकते थे। रामाराव का दिमाग जो महीनों से बंद था, तुरंत काम करने लगता है। वो योजना बनाता है, 500 मुझे दे देना, मैं मद्रास जाकर कुछ करने की कोशिश करूंगा, बाकी तुम रख लेना। पर यहाँ एक सवाल उठता है, क्या कहानी का अंत थोड़ा ज्यादा सुविधाजनक नहीं है? मतलब एक तरफ ट्रेन लेट हो गई, दूसरी तरफ अचानक खरीदार आ गया। आपका सवाल बिल्कुल जायज है। एक नजरिए से ये सुविधाजनक लगता है, पर शायद नारायण ये दिखा रहे हैं कि अवसर हमेशा हमारे आसपास होते हैं, पर हम उन्हें तभी देख पाते हैं जब हम अपने जुनून से बाहर निकलते हैं। अच्छा, मतलब जब तक उसका ध्यान पहेली पर था, उसे घर बेचने का ख्याल ही नहीं आया? शायद नहीं। उस रात मौत के मुंह से वापस आने के बाद उसका नजरिया बदला और उसे वो अवसर दिखाई दिया जो पहले से ही वहां था। तो असली जीत ट्रेन का ना आना नहीं थी? मेरे हिसाब से नहीं। असली जीत कहानी के बिल्कुल आखिर में होती है। जब रामाराव पैसे का बंटवारा कर रहा होता है तो उसकी पत्नी धीरे से पूछती है, ये 500 रुपए तुम इन पहेलियों पर खर्च करोगे? और एक पल की खामोशी छा जाती है। हाँ, और उस खामोशी के बाद रामाराव जोर से कहता है, हरगिज नहीं। हरगिज नहीं। वही, वो एक शब्द कहानी का असली क्लाइमैक्स है। ये वो पल है जब रामाराव किस्मत और संयोग के भरोसे रहना छोड़कर अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेता है। ट्रेन का पटरी से उतरना एक संयोग था, लेकिन पहेलियों को छोड़ने का फैसला उसका अपना था। ये उसकी असली जीत थी। तो रामाराव की कहानी हमें दिखाती है कि कैसे मुश्किल समय में इंसान उम्मीद की तलाश में गलत रास्तों पर जा सकता है, लेकिन जिंदगी अप्रत्याशित तरीकों से हमें मौके जरूर देती है। और ये कहानी हमसे एक बड़ा सवाल भी पूछती है, हमारी जिंदगी को क्या चलाता है, संयोग या हमारे फैसले? रामाराव की जान एक संयोग ने बचाई, लेकिन उसकी जिंदगी को एक फैसले ने संवारा। शायद जिंदगी इन दोनों का ही एक जटिल मेल है। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। आज की कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो हमारे चैनल आज की कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और घंटी का आइकन दबाना ना भूलें ताकि जब भी कोई नई कहानी आए तो आपको सबसे पहले पता चले।